Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका हिंदी मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 62 45 फॉर इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर ये आपका इंग्लिश मीडियम है, इसको गलती से लिखा गया है इसके अंदर। ये आपका इंग्लिश मीडियम 45 है और 62 फॉर हिंदी मीडियम। इसमें आज का टॉपिक रहेगा सिटीज़ ऑफ इटली। इटली के नगरों के बारे में है। इटली के कुछ नगर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके थे और अब उनका फिर दोबारा से पुनरुत्थान होना था, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़, कि इटली के शहरों का पुनरुत्थान। नो यूनिफाइड गवर्नमेंट। हमने देखा कि इटली का रोमन साम्राज्य के दौरान एक बार बहुत सर्वोत्तम विकास हो गया था, लेकिन जैसे जैसे रोमन साम्राज्य नष्ट होता गया यानी खत्म होता गया, उसका पतन हो गया, तो उसके बाद वहाँ जो उसके अवशेष थे वही बाकी बचे। बाकी सुदृढ़ता, उसकी शक्तिशाली जो शासक होते थे वो सब समाप्त हो गए और इसके अंदर नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, कोई एक छत्र शासक वहाँ मौजूद नहीं था। छोटे छोटे क्षेत्र उनके अपने वहाँ पे मौजूद थे। यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, एक जिसमें एकता वाली बात हो। एक शासक होता था, दूसरे शासक उसकी बात को नहीं मानता था। एक शासक दूसरे शासक के साथ में सीमा संबंधी झगड़ों को लेकर के लड़ता रहता था। तो इस तरह की ढेरों समस्याएं सामने आने लगी। इटली फेल इनटू रूइन। इटली के अंदर पूरी तरीके से जो पतन हो गया था, तो उस तरह का जो पतन के जो अवशेष थे, बड़ी समस्याएं आने लगी कि किस तरीके से अब एकता में इस क्षेत्र को लाया जाए। इनको कुछ परिस्थितियों ने एकता के सूत्र में बांधा, उन्हीं परिस्थितियों का हम चर्चा करेंगे। बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने यूरोप की कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसके पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। ठीक इसी तरीके से इस्लाम के शासकों ने भी पूर्वी इलाके में से कुछ इस हल्के पर उसने नियंत्रण कर लिया। इस तरीके से पूर्वी क्षेत्र में इन दो शक्तियों का नियंत्रण हुआ, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक साम्राज्य। इसके अंदर यानी कुछ हिस्से पर बाइजेंटाइन का, कुछ हिस्से पर इस्लाम का। इसमें पूरी तरह से इन्हीं की नीतियां लागू रही। कुछ क्षेत्र पर बाइजेंटाइन की पॉलिसीज लागू रही, किसी के अंदर इस्लाम धर्म की नीतियां। वैसा ही वहाँ पे धार्मिक प्रभाव देखने को मिला, मस्जिदें वगैरह बनाई गई और एक बड़ा बदलाव वहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद मंगोल ओपन अप ट्रेड विद चाइना वाया सिल्क रूट। एक सिल्क रूट का निर्माण किया गया उस समय, जो कि मंगोलों के द्वारा किया गया था। मंगोल, जैसे कि आप सभी समझते हैं, मंगोल लोग एक व्यापारी समुदाय होते थे। एक ऐसा समुदाय जो विभिन्न तरह का व्यापार, वस्तुओं का लेन देन करता है, आयात निर्यात के संबंध स्थापित करता है। इसके अंदर चाइना के साथ में इस तरह के संबंध रखे गए। चाइना से विभिन्न वस्तुएं दूसरे क्षेत्रों को निर्यात करने के लिए भेजी जाती थी। ठीक उसी तरीके से कुछ वस्तुएं जो तैयार वस्तुएं होती थी वो वेस्टर्न यूरोप से और चाइना जैसे क्षेत्रों के अंदर भेजते थे। जैसे कि कागज़ है या फिर चीनी मिट्टी के कप हैं, तो इस तरह की वैरायटी चाइना से दूसरे क्षेत्रों में जाती थी। और कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स होते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना के लिए जो सिल्क मार्ग का विकास किया गया या स्थापना की गई मंगोलों के लिए, मंगोलों ने दूसरे सभी के लिए, तो उससे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इसके अंदर जेनेवा है, पीडमंट है और इसके अलावा यहाँ पे एक पादुआ है, वेनिस है। इस तरह के शहरों में, और फ्लोरेंस नगर है, इस तरीके के शहर बहुत तेज़ी से डेवलप हो गए और एक इतना बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला कि सारी दुनिया उस चीज़ को देखते रह गई कि जिस अवशेषों को लेकर के दुनिया तड़प रही थी, यानी पूरी तरीके से जो इटली लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था इटली, और अब इटली फिर दोबारा से पुनरुत्थान की तरफ आगे आने लगा। इसके अंदर हमें इटली के
जो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे शहर, अब बंदरगाह नगरों पे इतना ज़्यादा सामान दूसरे क्षेत्रों से पहुंचा कि वहाँ पे रहने वाले बसने वाले व्यापारिक समुदायों की इनकम बहुत बढ़ गई और इस तरीके से इनडायरेक्टली इन शासकों की भी इनकम बढ़ गई और जो शहर बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, खंडहर हो चुके थे, वहाँ भी फिर दोबारा से पुनर्जीवन देखने को मिला। उनका पुनरुत्थान इस तरीके से आगे हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कोपरनिकन रिवॉल्यूशन। कोपरनिकन रिवॉल्यूशन अपने आप में कोपरनिक्सीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। कोपरनिक्स एक विद्वान होते थे जो मार्टिन लूथर किंग के समकालीन थे, यानी उसी ड्यूरेशन में उनका उसी समय काल के दौरान उनका कार्यकाल रहा। इसके अंदर उन्होंने एक रचना लिखी, एक ऐसी कृति लिखी जो खगोल शास्त्र से संबंधित थी, या ग्रह उपग्रह इनकी गतियों से संबंधित थी, पृथ्वी के जीवन की वास्तविक सत्ता या वास्तविक स्थिति को बयान करती थी, वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे सामने लाती थी। उसका नाम उसने रखा द रिवोल्यूनिबस। और रिवोल्यूनिबस को उन्होंने सम्राट के सामने या फिर समाज के सामने नहीं लाया। क्यों? क्योंकि अगर वो उसी समय लेके आ जाते तो उनको मार दिया जाता। उन्हें कोई भी उनकी इस तरह की बात पे विश्वास नहीं करता। इसीलिए इसी डर की वजह से, रूढ़िवादी शासकों के डर से और धर्माधिकारियों के डर से, उसने अपनी इस रचना को अपने पास में सुरक्षित रखा। इस तरीके से बड़ी समस्या पैदा हो गई। जब तक जिंदा रहा तब तक किसी को नहीं बताया। जब वो मरने को सरसैया पर लेटा हुआ था तो उसने अपने एक शिष्य जोसिम रिटिकस को अपनी रचना सौंप दी कि आप इसे संभालिए। उसके गुजरने के बाद जोसिम रिटिकस ने क्या किया, उस रचना को प्रकाशन कराया और प्रकाशन होने के काफ़ी वर्ष लग गए। 50 वर्ष के बाद उनकी बातों पे धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे। इसमें कुछ कड़ियाँ जुड़ती चली गई और विद्वानों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी कुछ सहायता दी। जैसे कि सबसे पहले विद्वान जॉन केपलर, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, और कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री के अंदर उन्होंने ग्रह उपग्रह उनके जैसे सूर्य केंद्र में स्थित है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल की स्थिति के बारे में उन्होंने बयान किया। उन्होंने इस चीज़ पे प्रश्न लगाया कि पृथ्वी और स्वर्ग का जो अंतर है वो बिल्कुल ख़त्म है, वो बिल्कुल कल्पना है, उसमें कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास जो लोगों के अंदर उस समय प्रचलित था कि सारी दुनिया ये मान के चल रही थी कि ये पृथ्वी है, ये पापों से भरी हुई है और पापों की वजह से शिथिल है, और इसीलिए ये सारी जनता इस तरीके से एक व्यवस्थित जीवन जी पाती है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल पूरी तरह से निराधार थी, झूठ थी। उन्होंने इस झूठ का पर्दाफाश किया जॉन केपलर के इस ग्रंथ के अंदर। इससे पहले कोपरनिकन रिवॉल्यूशन के अंदर भी यही बात बताई गई थी। तो जॉन केपलर ने उसी बात को प्रमाणित किया, कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, जो अपने आप में कोपरनिक्सीय क्रांति के नाम से जाना जाने वाला सिद्धांत था, उसके बारे में बताया। इसके बाद गैलीलियो की बात आती है। गैलीलियो ने द मोशन नाम का एक ग्रंथ लिखा। द मोशन, गति नाम का एक ग्रंथ है जिसमें सभी ग्रहों उपग्रहों की गति के बारे में बताया गया है। इसमें इन्होंने बताया कि सभी ग्रह एक निश्चित परिपथ पर भ्रमण करते हैं, सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में यानी यात्रा करते हैं, और इस तरीके से जो उनकी ट्रैवलिंग पाथ है वो इसके अलावा वे ट्रैवलिंग करने के साथ साथ और वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जैसे कि पृथ्वी। ये इन्होंने ही बताया, गैलीलियो ने, जॉन केपलर ने और उससे पहले कोपरनिक्स ने। तो कोपरनिक्स को अब 2 सपोर्टर मिल गए। पहले सपोर्टर जॉन केपलर, उन्होंने भी उनकी बात को प्रमाणित किया। अगले सपोर्टर मिल गए गैलीलियो, जिन्होंने गति नामक एक ग्रंथ लिखा और उसके अंदर भी यही बात प्रमाणित की। अब इससे आगे तीसरे विद्वान ने भी इनकी सपोर्ट की, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सारी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जब हम कोई पत्थर आसमान की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक इसी तरीके से अगर आसमान से बादलों से वर्षा गिरती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है।
यहाँ ढेर सारी जल राशि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न संसाधन पृथ्वी पे मौजूद हैं, सभी धरा से चिपके हुए हैं। एक भी आसमान में, अंतरिक्ष में गिरता नहीं है, जबकि पृथ्वी बहुत तेज गति से अपने अक्ष पर घूम रही है। और ऐसा होने के बावजूद ये कोई भी वस्तु अव्यवस्थित नहीं होती। ये न्यूटन की थ्योरी का परिणाम था कि आज सारी दुनिया समझ चुकी है कि जब हम कोई गेंद आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस क्यों लौट आती है। इसी तरीके से अगर हम कोई पत्थर आसमान में फेंकते हैं तो वो भी धरा पर क्यों वापस आता है। इसलिए जैसे चंद्रमा है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इसे दूर नहीं जा पाता है और इसी का चक्कर लगा रहा है। ठीक इसी तरीके से सूर्य के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद है और हमारी पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। बाकी ग्रह भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण की गति कहीं ना कहीं कोपरनिकन जो रिवॉल्यूशन था या कोपरनिकन जो क्रांति थी उसी को प्रमाणित कर रहे हैं। तो जो रूढ़िवादी शासक होते थे या जब वहाँ के जो रूढ़िवादी धर्माधिकारी होते थे, अगर उनकी बातों पर विश्वास करते तो आज समाज के अंदर कोई बदलाव वाली बात नहीं होती और खगोल शास्त्र हमारा इतना आगे नहीं आता, विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की होती। इसलिए इन चीज़ों को सबको भुलाना होता है, पीछे छोड़ना होता है। और समाज ने जितनी भी प्रगति की है तो वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से, तर्क और वितर्क यानी रीजनिंग के आधार पर वो चीज़ करके दिखाई। इस तरह से इन विद्वानों ने मानवता का बहुत बड़ा भला किया है और इनका उपकार पूरी मानवता को भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि सारी दुनिया कुछ परंपराएं हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग जैसे पुराने रिवाज अपने यहाँ भारत के अंदर भी मौजूद हैं। जैसे कि दंत कथाओं में सुनने को मिलता है कि एक बैल है और बैल के सिर पर पृथ्वी की यानी पृथ्वी उसके बैल पर सींग पर टिकी हुई है। जब भी उस बैल पर जैसे कोई भी प्रहार होता है या उसे परेशान किया जाता है तो वो अपने सिर को हिलाता है और इस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो वो इस तरह के जो रिवाज हैं, परंपराएं हैं, पूरी तरह से निराधार हैं, झूठी हैं। लेकिन जब ये प्रामाणिक बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, जैसे कि जोसिम रिटिकस जो है ये उसका अपना शिष्य था, इस शिष्य ने उसके गुजरने के बाद कोपरनिकस के गुजरने के बाद उसको प्रकाशित कराया। अगर ये उसके समय रहते, गुजरने से पहले प्रकाशित करा देता तो उसको प्राण दंड मिलता, कोपरनिकस को भी और जोसिम रिटिकस को भी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बहुत बाद में विश्वास किया। इस तरीके से हमारे ये दोनों टॉपिक पूरे होते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं इसका रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। जो रोमन साम्राज्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उसके नगर भी बर्बाद हो गए थे, इटली के शहर बर्बाद हो गए थे, वो फिर दोबारा से किस तरीके से उभर पाए, उनकी कुछ परिस्थितियां यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे पहले था कि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट नहीं थी, उसके अंदर छोटे छोटे नगर राज्य बने हुए थे, बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई। इटली फेल इनटू र्यून, इटली पूरी तरह से बर्बादी के ढेर पर चला गया और बाइजेंटाइन साम्राज्य ने, इस्लाम ने अपने आप को पूर्वी यूरोप को हिस्से करके, उसके टुकड़े करके अपने अपने नियंत्रण में ले लिया, अपनी अपनी नीतियां वहां पे थोप दी। मंगोल लोगों ने एक आशा की किरण के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। चाइना के साथ में व्यापारिक संबंध मंगोल लोगों के होते थे। मंगोल लोगों ने इसकी कनेक्टिविटी वेस्टर्न यूरोप के साथ में की। चाइना से विभिन्न वस्तुएं वेस्टर्न यूरोप जाती थी और वेस्टर्न यूरोप से विभिन्न वस्तुएं चाइना पहुंचती थी। इसके अंदर सोने और चांदी के सिक्कों का जो चाइना पहुंचना, इसका मेन इसका रिजल्ट है। इसके अंदर हम बता सकते हैं कि मंगोलों ने जो सिल्क मार्ग बनाया, उस सिल्क मार्ग से वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा लाभ हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है और इटली है। तो उनके अंदर जैसे जितने भी रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण शहर थे, जो बंदरगाह नगर होते थे, जो बिल्कुल लगभग बर्बाद हो चुके थे, अब फिर दोबारा से एक आशा की किरण के तौर पे उभरने लगे और उनके अंदर नया पुनर्जीवन देखने को मिला। वो धीरे धीरे विकसित होते चले गए और विभिन्न व्यापारिक समुदाय वहां पर आकर बसने लगे। अगले टॉपिक के अंदर कोपरनिकसीय क्रांति की चर्चा की गई है। कोपरनिकसीय क्रांति एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो कोपरनिकस ने सारी मानवता के सामने रखा। शुरू में उन पर विश्वास नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की तो वास्तव में ही वही बातें सही चरितार्थ हो रही हैं। यहाँ वैज्ञानिक तथ्य के रूप में भी अब पूरा विज्ञान इस चीज़ को मानने लगा है कि सूर्य जो है
बीच में स्थित है और उसके सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं और उनका एक निश्चित परिपथ होता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव की वजह से ऐसा हो पा रहा है। उनकी गति जो है वो मतलब एक समान गति से वो उनके चक्कर लगाते हैं। जॉन केपलर ने अपने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री नामक ग्रंथ के अंदर इसी को प्रमाणित करने का प्रयास किया। केपलर ने अपना विभिन्न तरह के प्रयोगों के द्वारा, अनुप्रयोगों से ये बात सिद्ध की और गैलीलियो ने द मोशन नामक जो उनका गति नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर इस बात को प्रमाणित किया। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इस कोपरनिकसी क्रांति को ही सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कोपरनिकस की बात सच्ची और सही साबित होती है। पूरी तरह से हम इसके समर्थन में हैं। धन्यवाद।